तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो आज से हम नदी की सीरीज शुरू कर रहे हैं और उस क्रम में सबसे पहले हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और गंगा नदी में सबसे पहले हम गंगा के उस पार्ट के बारे में जानेंगे जहाँ से वो ओरिजिन होती है। गंगा के पंच प्रयागों के बारे में आपसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो पहले हम उसको समझेंगे। हम डायग्राम के हिसाब से इसको पढ़ेंगे। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बद्रीनाथ नामक एक स्थान से, जो कि हमारे 4 धामों में से भी एक है, वहाँ से अलकनंदा नाम की नदी निकलती है। अलग अलग स्थानों पर इस नदी में कुछ और नदियाँ आकर के मिलती हैं, और लेकिन इसमें और नदियाँ तो आकर के मिलती हैं, लेकिन इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंत में यही नाम परिवर्तित होकर आपको गंगा नाम देगा। तो सबसे पहले इसमें धौली गंगा नाम की एक नदी आकर के मिलती है, जोशी मठ के पास विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर ये धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। लेकिन दोनों नदियाँ मिलने के बाद में इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। इसके और नीचे आने के बाद नंदाकिनी नाम की नदी नंदप्रयाग नामक स्थान पर आकर के अलकनंदा से मिलती है, किंतु फिर से इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती जाती है। इसके बाद पिंडार नाम की एक नदी कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आकर के फिर से अलकनंदा से मिलती है, और इस बार भी इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद केदारनाथ के किनारे से एक मंदाकिनी नाम की नदी निकलती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर के वो भी अलकनंदा में मिल जाती है, किंतु अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती रहती है। और इसके बाद अंत में देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगोत्री से निकलने वाली भगीरथी नाम की नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है, किंतु इस बार ये अलकनंदा इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। आपसे प्रश्न इसमें इस प्रकार पूछे जाते हैं कि विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर कौन सी 2 नदियों का संगम होता है, या धौली गंगा और अलकनंदा कौन से प्रयाग पर मिलती हैं। इसी प्रकार इन सभी प्रयागों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि नंदाकिनी और अलकनंदा कौन से स्थान पर मिलती हैं। इसी प्रकार पिंडार और अलकनंदा कौन से स्थान पर मिलती है, या आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। केदारनाथ में जिस समय बाढ़ आई थी तो वो मंदाकिनी नदी में ही आई थी। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है। इसके अलावा आपसे और भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अलकनंदा तथा भगीरथी, इन दोनों नदियों को सास व बहू के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा को बहू तथा भगीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध भगीरथी नदी पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये उस स्थान पर है जहाँ पर इसकी एक सहायक नदी भीलगंगा आकर के टिहरी बांध से मिलती है। सहायक नदी वो छोटी नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं, और अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ ही मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। तो अब हमने इसके बारे में जाना कि गंगा का ओरिजिन कैसे किस प्रकार हुआ और कौन कौन सी नदियाँ उसमें मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद करने के आसानी के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा आप इस डायग्राम के थ्रू भी उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसका क्रम थोड़ा आगे पीछे आपको एक बार करना पड़ेगा, लेकिन ये आप आसानी से याद कर सकेंगे। नाना, वीडी, पीके, मर, दबे, आप इसको याद कर सकते हैं। हमको पता है कि अलकनंदा तो हर किसी में मिल ही रही है, उसका नाम कहीं पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उसके नाम में। अगर यहाँ पर भी मिल रही है तो अलकनंदा और धौली गंगा मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रही है तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रही है तो अलकनंदा और पिंडार मिल रहे हैं। इसका मतलब कि अलकनंदा हर एक स्थान पर कॉमन है, तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको याद क्या करना है, ये स्थान याद करना है, प्रयाग याद करना है, कौन सा प्रयाग तथा उस प्रयाग पर दूसरी कौन सी नदी इसमें मिल रही है। तो नाना ये हमने सबसे पहले
नंदाकिनी को ले लिया है, तो ना से नंदप्रयाग और ना से नंदाकिनी। इसका मतलब है कि नंदप्रयाग नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये वी से मतलब है विष्णुप्रयाग और डी से मतलब है धौलीगंगा। इसका मतलब है कि अलकनंदा से धौलीगंगा विष्णुप्रयाग पर मिलती है। इसके बाद पी के यानी कि पिंडार, पी से पिंडार और के से कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पर पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार मर से MR से मंदाकिनी और ये रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा से मिलती है। इसी प्रकार डी से देवप्रयाग और बी से भगीरथी। तो भगीरथी जो है देवप्रयाग पर मिलती है अलकनंदा से और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि देवप्रयाग पर कौन सी दो नदियों का मिलन स्थल है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, अन्यथा आप इसको सीधे सीधे डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, नाना वीडी पी के मर दबे। चलिए अब आगे हम इसके बाकी का जो नीचे का प्लेन हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार से बहती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और वो कहाँ कहाँ पर उनसे आके मिलती हैं, और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यहाँ से नीचे चलने के बाद गंगा ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार आती है और हरिद्वार के बाद में वो यूपी में और यूपी के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। तो चलिए अब आगे के बारे में हम पढ़ते हैं। हम गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सहायक नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो नदी की दिशा में दाहिनी तरफ से आकर के मिलती हैं उनको दाहिने हाथ की सहायक नदियाँ, तथा जो बाएं हाथ की तरफ से आकर मिलती हैं उनको बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कहा जाता है। आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने हाथ की सहायक नदियाँ हैं अथवा कौन सी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले गंगा के बारे में पढ़ा। गंगोत्री से निकलती है भगीरथी, इसलिए हम गंगोत्री को ही गंगा का उद्गम स्थल मानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे पहले क्योंकि गंगा की जो बहने की दिशा है वो इस तरह से नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमारा ऊपर वाली जो हिस्सा है वो बाएं हाथ की सहायक नदियां वाले होंगे और जो नीचे वाली हैं वो दाहिने हाथ की सहायक नदियां होंगी। तो गंगा में सबसे पहले रामगंगा नाम की नदी आकर के मिलती है कन्नौज पर। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले गंगा में बाहिने हाथ की तरफ से कौन सी नदी आकर के मिलती है और कौन से स्थान पर मिलती है, तो वो कन्नौज में आकर के मिलती है। इसके बाद गोमती नाम की नदी गाजीपुर में आकर के मिलती है और गोमती पीलीभीत यूपी में फुल्लर नाम की झील से निकलती है। इसको गोमत ताल भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। बाकी जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्वत श्रृंखला से या फिर पहाड़ी क्षेत्रों से निकली हुई हैं, लेकिन गोमती नदी मैदानी क्षेत्र में यूपी के पीलीभीत से फुल्लर नामक झील से निकलती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोमती के बारे में बात करें तो आपसे और भी इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके किनारे पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर नामक नगर बसे हुए हैं, आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बाएं हाथ से ही घाघरा नाम की नदी आकर के छपरा में आकर के मिलती है। घाघरा जो कि हमारी मानसरोवर झील के दक्षिणी हिस्से से निकलती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तथा शारदा, सरयू तथा राप्ती ये भी आपकी घाघरा की सहायक नदियां हैं। सरयू जिसके किनारे पर अयोध्या नगर बसा हुआ है, आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। इसके बाद गंडक नाम की नदी आकर के सोनपुर में गंगा से मिलती है। इसी प्रकार कोसी नाम की नदी भागलपुर में आकर के गंगा से मिलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है पेपर में कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद महानंदा नाम की नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है वो आकर के मिलती है गंगा में। तो ये आपकी बाहिने हाथ की सहायक नदियां हो गई। इसके बाद अगर हम दाहिने हाथ की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो यमुना जो कि यमुनोत्री या बंदरपुंछ नामक हिमनद से निकलती है, वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम कालिंदी था, इसको पहले कालिंदी के नाम से जाना जाता था। ये भी एक काफ़ी बड़ी नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टॉन्स। हिंडन नदी गाजियाबाद में आकर के यमुना से मिलती है और हिंडन एयरबेस इसी के किनारे पर स्थित है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद चंबल के बारे में बात करें तो चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है।
ये मालवा के पठार से होकर के बहती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, तथा गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये बेहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसको बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इसकी जो घाटी है वो बंजर है। आपने सुना होगा चंबल की घाटी में डाकू हुआ करते थे, तो वो इसी के लिए यहाँ पर जमीन में भूमि को बहुत ज़्यादा ऊंची नीचे रूप में पाई जाती है। इसके बाद सिंध, बेतवा, केन भी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वो भी गंगा में जाकर के पटना के पास में मिल जाती है। सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। इस पर रिहंद बांध स्थित है। आपसे पूछा जाता है रिहंद बांध कौन से नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन में अगर आपको रिहंद नहीं मिलेगा तो आपको सोन पे उत्तर लगाना होगा। इसके बाद गंगा के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से गंगा की एक ही धारा यहाँ तक आती है, बंगाल तक, किंतु बंगाल में जब वो प्रवेश करती है तो वहाँ से गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक पश्चिम बंगाल में और दूसरी बांग्लादेश में। जो धारा पश्चिम बंगाल में जाती है उसका नाम परिवर्तित होकर हुगली हो जाता है, तथा जो बांग्लादेश में जाती है उसका नाम परिवर्तित होकर पद्मा हो जाता है। हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर, जो कि रांची के पठार से निकलती है। रांची का पठार हमारे यहाँ पे मिनरल रिसोर्स है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खनन किया जाता है, इसीलिए वहाँ से जब ये निकलती है तो इसके साथ कुछ पुराने जीवाश्म नदी में बह करके भी निकलते हैं, तो इसीलिए इसको जीवाश्म नदी या कोल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तथा दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बंगाल में अचानक से बाढ़ आ जाती है। इसकी एक सहायक नदी है बराक नदी, और बराकर नदी की घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आपसे भांति भांति के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको दे सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित गंगा की बाहिने हाथ की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, या फिर उनको सबसे पहले कौन सी नदी आकर के मिलती है, उसके बाद कौन सी नदी मिलती है, उसके बाद कौन सी नदी मिलती है, इस प्रकार से। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है अथवा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आपको इनको याद करने के लिए मैं एक छोटी सी और ट्रिक भी बताना चाहूँगा। अगर आपको गंगा की बाहिने हाथ की सहायक नदियों को याद करना है तो आप इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप डायग्राम से भी इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, राम जी ने घाघरा गंदा किया माँ का। राम जी ने घाघरा गंदा किया माँ का। राम जी से राम गंगा, जी से गोमती, घाघरा से घाघरा, गंदा से गंडक, किया से कोसी, माका से महानंदा। आप बड़ी आसानी से इनको क्रम में याद कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बस एक ट्रिक है, ये किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा गया है, तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ये सिर्फ आपकी याद करने की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार अगर आप यमुना की सहायक नदियों के बारे में भी अगर ट्रिक से अगर याद करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यमुना बेशक टंच है। टंच का मतलब आप समझ सकते होंगे, टंच यानी कि बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट जिसे बोलते हैं, उसको देसी भाषा में कई बार टंच भी कहा जाता है। तो यमुना का से मतलब है कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। बे से बेतवा, से सिंध, कैसे केन, टे से टॉन्स, चे से चंबल और है से हिंडन। ये आपकी यमुना की सहायक नदियां हो गई। अगर आप चाहें तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायग्राम से याद कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं इसके बारे में एक जनरल समझ हो गई होगी। और इसके आगे का जो हमारे डेल्टा वगैरह का है वो हम ब्रह्मपुत्र के साथ में मिला करके पढ़ेंगे, तो ज़्यादा आसानी से। अगर मैं ब्रह्मपुत्र भी इसी के साथ में ले लेता तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता, इतना बोर्ड पर भी नहीं आ पाता। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गंगोत्री से या उत्तरकाशी से गंगा निकलती है, उसकी बाहिने हाथ की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा।
गोमती एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, यूपी के पीलीभीत से, फुल्हर नाम की झील से जिसको गोमत ताल भी कहा जाता है। घाघरा जो कि मानसरोवर झील के दक्षिण से निकलती है, और शारदा, सरयू, राप्ती इसकी सहायक नदियां हैं। गोमती के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर नगर बसे हुए हैं तथा सरयू के किनारे पर अयोध्या नगर बसा हुआ है। इसके अलावा कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, और दामोदर रांची के पठार से निकलती है, इसीलिए इसको कोयला रिवर या जीवाश्म नदी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से इस नदी के साथ कोयला तथा अन्य जीवाश्म बह करके आते हैं। इसकी एकमात्र सहायक नदी बराकर है। इसके अलावा हमने यमुना की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। चंबल नदी जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर के बहती है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा गांधी सागर बांध इस पर स्थित हैं। आप सारी की सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अपने नोट्स में इसके डायग्राम को बना सकें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ में। धन्यवाद।